अस्सलाम स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 डेटा इंटीग्रिटी एंड नॉर्मलाइजेशन हमने कॉलेज में स्टार्ट किया था, जिसके रिवीजन के लिए मैंने आपको कहा भी है फर्स्ट लेक्चर में। आज हमने इसमें थोड़ा सा आगे पढ़ना है। ये मेरे पास टेक्स्ट बुक बोर्ड पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक है, जिसमें से मैं यहाँ से आपको बताऊँगी, और ये चैप्टर आलमोस्ट इंक्लूडेड है, वो मैं यहाँ से आपको करवाऊँगी। यही टॉपिक आपकी अपनी बुक पे भी मौजूद है, सो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका ओवरव्यू, एंटिटी इंटीग्रिटी, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी, यहाँ पे दो लाइनें लिखी हुई हैं, आपने इसे और भी बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन क्या है, ये भी हमने पढ़ा था कि नॉर्मलाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स को सिंपल डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करने को हम कहते हैं। और हमारे पास जब टेबल लिखे जाते हैं तो उनको रिलेशंस को किस फॉर्म में लिखा जाता है, टेबल का नाम लिखा जाता है, उसके बाद हमारे पास कॉलम्स के नेम्स दिए जाते हैं ब्रैकेट के अंदर बेसिकली। तो ये उन चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ। फिर टेबल्स में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, सिनोनिम्स, होमोनिम्स और रिडंडेंट इंफॉर्मेशन, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डेटा, ये सारी चीज़ें भी आपने पढ़ी हैं अपनी बुक में। ज़्यादा इजी वर्डिंग में वहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई हैं, जो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन स्टेप्स भी हमने एक फिगर पढ़ी थी कि हमारे पास जब एक टेबल आता है तो हम उसको कैसे वन बाय वन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और उसको नॉर्मलाइज करते हैं अपने डेटाबेस को। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में हम पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं, थर्ड नॉर्मल फॉर्म में हम ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं। ये क्या होती हैं ये मैंने आप लोगों को बताया था। और उसके बाद हमारे पास बहुत सारी रिमेनिंग एनॉमलीज आती हैं, जिनके लिए हम फर्दर ऑपरेशन भी परफॉर्म करते हैं और उनको अपने डेटाबेस को हायर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में लेके आते हैं। लेकिन आपके कोर्स में सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड नॉर्मल फॉर्म तक इंक्लूडेड है, तो हम सिर्फ वो मेथड्स पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करते हैं, पार्शियल डिपेंडेंसीज को रिमूव करते हैं और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करते हैं। अब सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, जब हम इसको पढ़ेंगे, नॉर्मल फॉर्म, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। ए नॉर्मल फॉर्म इज अ स्टेट ऑफ रिलेशन that can be determined by applying simple rules regarding dependencies। और इसमें आप अगर अपनी बुक से पढ़ेंगे तो बहुत इजीली लिखा हुआ है कि जब आप कुछ ऐसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं कि आपकी कॉम्प्लेक्स जो रिलेशनशिप्स हैं, जो डिफरेंट टेबल्स हैं, उनको आप सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है, ए रिलेशन आर मीन एनी टेबल जिसका नाम यहाँ पे इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म if and only if all underlying domains contain atomic values only, कि हमारे पास जितने भी डेटा आ रहा है उसमें एक सिंगल वैल्यू हो। ये बहुत सिंपल फॉर्म में आपकी अपनी बुक में लिखा हुआ है कि हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ एंड ओनली इफ देयर इज नो रिपीटिंग ग्रुप इन ए टेबल। और रिपीटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जब आपके पास एक सेल के अंदर 2 या 3 वैल्यूज आ रही हों, जैसे सब्जेक्ट का कॉलम हो तो हर रोल नंबर के अगेंस्ट हमारे पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, तो वो मल्टीपल वैल्यूज नहीं आनी चाहिए थी, वो एक सिंगल वैल्यू आनी चाहिए थी। द प्रीरिक्विजिट इज दैट ए रिलेशन हैज ऑलवेज ए प्राइमरी की एसोसिएटेड विद इट, कि उसमें उस रिलेशन में प्राइमरी की भी जरूर होनी चाहिए। सो ऑल एंटिटीज मस्ट हैव ए की composed of a combination of one or more attributes which uniquely identify one occurrence of the entity, कि एक ऐसी प्राइमरी की जिस पे अगर हम सर्च करें तो हमारे पास एक ही रिजल्ट आ रहा हो हमेशा, उसका होना टेबल में ज़रूरी है, जो हमें यूनिक रिजल्ट प्रोवाइड करे। देखिए यहाँ पे कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, कस्टमर टेलीफोन नंबर, तो जो कस्टमर आईडी होगा वो हमेशा यूनिक होगा। For any single occurrence of an entity, each attribute must have one and only one value। तो हमारे पास कोई रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए, सिर्फ एक वैल्यू आनी चाहिए। अब इन्होंने नीचे कुछ टेबल बताए हुए हैं। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर लिखते हैं, डिपार्टमेंट नेम लिखते हैं, एम्प्लॉय नंबर लिखते हैं और एम्प्लॉय नेम लिखते हैं, तो ये एरर का मतलब ये है कि यहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स आएंगे। डिपार्टमेंट नंबर 10 है, उसमें एक एम्प्लॉय तो नहीं होगा, उसमें तो 10, 20, 30, 40 इतने एम्प्लॉयज़ होंगे, तो इसका मतलब है कि इस टेबल में एरर्स हैं, इसमें रिपीटिंग ग्रुप्स हैं। इसके बाद उन्होंने मैगज़ीन का बताया हुआ है कि एक मैगज़ीन है तो उसके इशू डेट में एरर आ सकती है। इसी तरह आइटम्स का एक टेबल है, उसमें ऑर्डर नंबर एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एक आइटम है, अगर उसको 3 लोग ख़रीद रहे हैं तो उन तीनों के अलग अलग ऑर्डर नंबर यहाँ पे आएंगे। तो ये
सारी वो प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे रिपीटिंग ग्रुप्स आ रही हैं और हमने इनको रिमूव करना है। Whenever repeating groups occur, the repeating attributes must be removed and placed where it belongs. कि जहाँ पे repeating groups आते हैं उन्हें हम टेबल से रिमूव कर देते हैं और नेक्स्ट किसी ऐसी लोकेशन पे प्लेस करते हैं, हम अलग से टेबल बना दें या उनको अलग अलग कॉलम्स अलग अलग रोज में लिख दें। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है तो ये आप यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, आप लोगों ने अपनी बुक में से पढ़ना है। मेरे पास अभी बुक सॉफ्ट कॉपी में नहीं है। ओके, तो देखें यहाँ पे क्या कहा है कि डिपार्टमेंट नंबर के अंदर डिपार्टमेंट नेम एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय नेम आ रहा था, तो क्या करो कि डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय दोनों को अलग अलग कर दो। अब डिपार्टमेंट नंबर और नेम एक ही दफ़ा आएगा और एम्प्लॉय का अलग टेबल बन जाएगा और उसमें एम्प्लॉय नंबर और एम्प्लॉय का नेम एक ही दफ़ा आएगा। सो वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी रिपीटिंग ग्रुप की। इसी तरह आइटम्स और ऑर्डर्स में आ रही थी, तो आइटम का टेबल अलग कर दो, ऑर्डर का टेबल अलग कर दो, तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर नंबर रिपीट नहीं होगा बल्कि वो अलग से एक टेबल में यूनिकली स्टोर हो जाएगा। ये देखें, स्टूडेंट आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, मंथली फ़ी, कोर्सेज। अब एक स्टूडेंट है 100, उसका आईडी है, उसका नाम अहमद है और वो 2 कोर्सेज पढ़ रहा है। ये देखा आपने, SPSS एंड सर्विस, तो उसका डेटा यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इनको हम रिपीटिंग ग्रुप्स बोलते हैं। एक रो के अंदर एक जगह ऐसी आ गई है जहाँ पे एक के बजाय 2 वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका मतलब कि यहाँ पे या तो 2 वैल्यूज़ 2 रोज़ होनी चाहिए थी या हम इस टेबल को ही अलग कर दें। इसको रिमूव करने का मेथड यहाँ पे देखिए बताया हुआ है कि स्टूडेंट का एक ऐसा टेबल बना दिया है जिसमें दोनों डिटेल्स को अलग अलग दिखती है। 100 अहमद मार्केटिंग 1000 और SPS कोर्स वो पढ़ रहा है। इसी तरह 100 अहमद मार्केटिंग और वो सर्विस का रिकॉर्ड पा रहा है। तो ये टेबल हमारे पास फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है क्योंकि इस एक आईडी के साथ ये एक ही दफ़ा आया है। फिर इस एक आईडी के साथ यहाँ पे SPSS एक ही वैल्यू आई है, एक से ज़्यादा नहीं आई, तो हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव करेंगे या जब हम एक से ज़्यादा आने वाली वैल्यूज़ को अलग अलग लिखेंगे। अब इसके 2 मेथड होते हैं, या तो आप 2 अलग अलग टेबल बना लें या जैसे ऊपर देखा, और दूसरा मेथड क्या है कि आप जो एक रो जिसमें 2 वैल्यूज़ आ रही हैं उसको डिवाइड करके 2 या 3 रोज़ बना लें और उसके बाद हम उसको कहीं उसी टेबल में यूज़ करें। लेकिन इसमें फिर हमारे पास एक और प्रॉब्लम आ जाता है कि हमारी प्राइमरी की जो स्टूडेंट आईडी थी वो अब यूनिक नहीं रही। देखिए 100 2 दफ़ा आ रहा है, 110 भी 2 दफ़ा आ रहा है, 150 भी। तो फिर हमें कंपोजिट की बनानी पड़ती है, कोई भी 2 या 3 कॉलम्स को कंबाइन करके। अब कंपोजिट की क्या होता है ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। आज के लिए आपका इतना ही। कल हम नेक्स्ट फॉर्म पढ़ेंगे। मैं आपकी अपनी बुक से कराने की कोशिश करती हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको मोर ज़्यादा क्लियर भी हो जाएगा और वहाँ पे ज़्यादा आसान वर्डिंग में भी लिखा हुआ है। अल्लाह हाफ़िज़।